क्रिस्टल्स दिख रहे हैं वो शुगर है, लेकिन उसका गुण क्या है? स्वीटनेस, या उसका जो सूक्ष्म रूप क्या है? वो मीठापन, स्वीटनेस। तो जो शुगर है वो पंच तत्व है और उसका जो स्वीटनेस है, मीठापन है, वो तन्मात्रा है। थोड़ा सा क्लियर हुआ? मतलब जिस तरह हम पंच तत्व में डिस्क्राइब करते जाएंगे, जैसे मान लो पृथ्वी है, उसका हाँ, मैं थोड़ा सा जो रिपीट कर है रही गुण हूँ। भारीपन है, और उसका मैं जो रिपीट हम कर रही हूँ तो टेम्परेचर आपको बोल समझ आ रहे हैं। जाएगा। ठीक है? हाँ, मतलब गुण मतलब तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई ना, कि स्वीटनेस उसकी हाँ, प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी हो गई। हाँ, लेकिन अगर शुगर से आप स्वीटनेस हटा दीजिए तो शुगर का कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा, राइट। है ना? उसका एग्जिस्टेंस जो है वो ही उसकी स्वीटनेस से है। यहाँ पर ये विंडो आपके इसमें भी दिख रही होगी ना, स्क्रीन में? देखिए, इसके लिए आप लोग को जो एनाटॉमी मैंने पढ़ाई थी अकॉर्डिंग टू योग, है ना, वो एनाटॉमी आप लोग को याद है क्या? थोड़ी बहुत कि नहीं है? क्योंकि उसमें ही तन्मात्रा का मेन कारण है या रोल है। देखिए, तो यहाँ पर जो अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग एनाटॉमी पढ़ते हैं तो साइंस के अकॉर्डिंग हमारी एनाटॉमी क्या होती है बॉडी की इन जनरल? कि डीएनए है, डीएनए आरएनए साइटोप्लाज्म और ये सारी न्यूक्लियस, ये सारी चीजें मिला के सेल बनी, है ना? फिर सेल से बहुत सारे सेम फंक्शन और सेम टाइप के सेल्स जब आपस में मिले तो उन्होंने टिश्यू को बनाया। फिर टिश्यूज आपस में मिले तो कोई एक ऑर्गन बनाया। ऑर्गन्स जो सेम टाइप के नेचर के हैं लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं, वो जब आपस में एक साथ मिले तो उन्होंने सिस्टम बनाए, और सिस्टम जब आपस में मिले तो ह्यूमन बॉडी बनी। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? है ना? थम्स अप करके बताते हैं। तो ये तो हो गया साइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब योग और आयुर्वेद के हिसाब से भी तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी होगी ना। ठीक है, तो वो कैसे होती है कि वो ये बोलते हैं कि जो ये दर्शन होते हैं ये बोलते हैं कि प्रकृति और पुरुष दो तत्व होते हैं जो आपस में मिलके पूरी प्रकृति का विकास करते हैं। तो अब ये जो प्रकृति और पुरुष है ये कैसे मिलके करते हैं कि जब भी प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सत, रज और तम। ठीक है, तो इसका जो तमस गुण है वो उसमें डिस्टरबेंस आता है, और जब ये तमस अहंकार या अहंकार के साथ विकार मिलता है और तमस गुण में डिस्टरबेंस आता है, तो ये जो तमस गुण है ये प्रकृति पुरुष के साथ मिलके महत और अहंकार बनाता है। तो ये जो चार तत्व हैं, पुरुष, प्रकृति, महत और अहंकार। ठीक है, अहंकार का ही कौन सा पार्ट? जो तामसिक पार्ट था वो जब एक्टिवेट होगा तब ये चारों मिलके क्या बनाएंगे? तीन पार्ट में अहंकार को डिवाइड करेंगे, सत्व, रजस और तमस। और इसका जो तमस पार्ट है वो क्या बनाएगा? तन्मात्राएं और पंच महाभूत। वहीं पर जो इसका सत्व अहंकार है वो क्या बनाएगा? मन, सेंस ऑर्गन और एक्शन ऑर्गन, जिनको हम ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय बोलते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो इवोल्यूशन है वो होता है, और इसमें 5 तन्मात्रा, 5 पंचतत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, कितने हो गए? 20, है ना? 21 हो गया मन, और 4 ऊपर के पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार। 25 जो एलिमेंट्स होते हैं ये मिलके पूरे जितना भी इवोल्यूशन होता है उसको करता है।
पूरी प्रकृति को इवोल्यूट करता है। और योग में इसमें एक 26वां तत्व आ जाता है, ईश्वर, गॉड। तो सांख्य दर्शन में ये 25 तत्व मिलके पूरा विकास की थ्योरी को करते हैं। योग में 26 तत्व, जिसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया है, ईश्वर। तो इनका विकास कैसे होता है कि जैसे ही ये प्रकृति पुरुष, उसका महत जागृत हुआ, उसका अहंकार जागृत हुआ, और अहंकार 3 भागों में डिवाइड हुआ, सत्व, रजस और तमस। तो सबसे पहले तमस अहंकार जागृत होता है और उससे बनती हैं 5 तन्मात्राएं। ये तन्मात्राएं क्या हैं? जो 5 महाभूत हैं उनके गुण हैं। और तन्मात्राएं क्या हैं? साउंड मतलब शब्द, टच मतलब स्पर्श, और रूप, रस, गंध। ये 5 तन्मात्राएं हैं। और ये पांचों जो तन्मात्राएं हैं ये एग्जैक्ट क्या है? 5 तत्व के गुण हैं। तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। उसके बाद जब इसके बाद सत्व अहंकार विकसित होता है, उसका विकास होता है, तो क्या क्या बनते हैं? सेंस ऑर्गन, या जिनको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा। ये 5 कौन कौन से हो गए? सेंस ऑर्गन्स हो गए या ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय कौन कौन सी हो जाएंगी? हाथ, पैर, वाणी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और ऑर्गन ऑफ जनरेशन। तो ये 5 जो हैं वो कौन से हो जाएंगे? कर्मेंद्रिय। और इसके अलावा इन सब का समुचित रूप, जिस पर इन सब का कंट्रोल होगा, वो क्या बनेगा? मन। इतना क्लियर हुआ? अब ये पूरा जो है एक ह्यूमन का एवोल्यूशन हो रहा है, ह्यूमन बॉडी बन रही मानस दिया है, ये मन ही है ना? मन है, हाँ। ये मानस जो है ये मन है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट आते हैं कि इनका कैसे वो होता है। तो देखिए, जो ह्यूमन बॉडी होती है, जैसे हमने उसमें पढ़ा ना कि डीएनए है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, सिस्टम्स हैं, वैसे यहाँ पर ये जो ह्यूमन की एनाटॉमी क्या हो जाएगी? 5 तन्मात्रा, उनसे 5 तत्व बने, त्रिशरीर बने, षटचक्र बने, पंचकोश बने। ये इसकी एनाटॉमी हो गई। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। तो ऐसे ही ये सारी चीजों से मिलके एक बॉडी फॉर्म हुई। अब जब ये तन्मात्रा का जो ये सबटल फॉर्म है, 5 महाभूत, जो 5 तत्व होते हैं, इनको हम 5 महाभूत भी कहते हैं। ठीक है, दोनों सेम है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब ये कैसे बनते हैं? हमने ये तो बोला कि जब भी अहंकार का तामसिक गुण जागृत हुआ, तो उसने सबसे पहले जो है 5 तन्मात्राएं बनाई। जो ह्यूमन का इवोल्यूशन होता है या मानव का जो विकास होता है, वो यहीं से शुरू होता है। तो अब ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, ये क्या क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इतना क्लियर हो गया? जैसे 5 तत्व क्या क्या हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। वैसे ही ये 5 तन्मात्राएं क्या हैं? अब देखिए, जो इसको आप थोड़ा सा समझने के लिए, याद करने के लिए ऐसा समझिए कि जहां कुछ भी नहीं है, सारा खाली है, तो वो क्या हो गया? आकाश। और वहां सिर्फ शब्द गूंज रहे हैं। ठीक है, तो उसका गुण क्या हो गया? शब्द। अब जब हवा चलनी शुरू हुई, तो हवा चलेगी तो आपके बॉडी पे आपका दूसरा सेंस ऑर्गन क्या जागृत होगा? स्पर्श। आकाश का आपको स्पर्श फील नहीं, टच नहीं फील हो रहा था, लेकिन वायु का टच फील होगा। उसका आकार भी नहीं दिखेगा, रूप भी नहीं रहता, गंध भी नहीं रहती, लेकिन उसका स्पर्श होगा। उसमें एक गुण विकसित हो गया, स्पर्श। तो अब जो आकाश है, जिसका गुण बस क्या था? शब्द था। तो वायु के क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, शब्द तो है ही, उसमें एक और कौन सा गुण बढ़ गया? स्पर्श।
ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आकाश जो है वो एक तन्मात्रा से मिलके बना है शब्द, लेकिन वायु में कितनी तन्मात्राएं हो जाती हैं? दो। एक तो शब्द, दूसरा स्पर्श। अब आया अग्नि। तो अग्नि को आप देख सकते हैं, राइट? तो उसमें रूप गुण हो गया। तो अब जो अग्नि बनेगी वो थ्री तन्मात्राओं से मिलके बनेगी। वो क्या क्या हो गई? स्पर्श भी है उसमें, शब्द भी है और रूप भी है। ठीक है। अब इसके बाद जब जल आया तो उसमें एक तरलता आई जिसको हम रस कहते हैं। तो ये जल में कौन सी तन्मात्राएं हो गई? चार हो गई। शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है और रस भी है। और जब पृथ्वी आई तो पृथ्वी की अपनी एक गंध होती है। जब बारिश की पहली बूंदें पड़ती हैं तो आपने फील किया, सबने महसूस की होगी कभी ना कभी। तो जब पृथ्वी आई तो इसमें ये पांचों तन्मात्राएं आ गई। शब्द भी है, फिर स्पर्श भी है, फिर रूप भी है, फिर रस भी है और फिर गंध भी है। इतना क्लियर हुआ? मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पंच तत्व हैं वो अलग अलग गुणों से मिलके बनते हैं और यहाँ पर उनके गुण भी सबके अलग अलग हैं। ठीक है। अब बनता कैसे है शरीर? सबसे पहले कौन सा तत्व जन्म लेगा? आकाश, क्योंकि इनका इवोल्यूशन तो ऐसे ही हो रहा ना। तो पूरा हम मान के चलते हैं कि पूरा 10 जो जगह थी वो पूरी आकाश बन गई। अब क्या होगा? दूसरा तत्व क्या बनेगा? वायु। तो क्या होगा कि जैसे 10 पूरा, हम एक ये इमेजिनरी नंबर ले रहे हैं, है ना, कि जो 10 पूरा पोर्शन था वो उसमें आकाश बन गया, तो 5 तो एज इट इज रहेगा आकाश, लेकिन उसका जो बचा हुआ 50% है वो क्या बन जाएगा? वायु। तो मतलब आकाश तो 5 है, अब वो 5 क्या बन गया? वायु। अब वायु के बाद जब अग्नि बनेगी तो अग्नि क्या होगी कि 5 में 2.5 तो वायु ही रहेगी, लेकिन जो 2.5 है वो अग्नि बन जाएगी। फिर जल बना तो जो 2.5 है उसका हाफ जो है वो अग्नि ही रहेगी, लेकिन उसका हाफ जो है वो जल हो जाएगा, और ऐसे ही जल का हाफ जो है वो पृथ्वी हो जाएगी। तो इस तरह से ये तत्वों का डिवाइडेशन या बाइफिकेशन ह्यूमन बॉडी में होता है, और ये कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, है ना? अब देखिए यहाँ पर लिखा है तन्मात्रा, पंच महाभूत, गुण। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग तन्मात्राओं से मिलके बन रहे हैं, और जो जो तन्मात्राएं उनमें हैं वही उन पंच महाभूत के गुण हो जा रहे हैं। दिख रहा है टेबल में सेम? क्लियर हो गया? ओके। आई थिंक इसके बाद आपको क्या त्रिदोष देखना है ना? ये त्रिदोष, ठीक है। तो अब जब त्रिदोष आते हैं तो ये जो त्रिदोष हैं ये कौन कौन से होते हैं? वात, पित्त और कफ। त्रिदोष मतलब ये तीन ही टर्म्स आएंगे। तो ये त्रिदोष भी क्या होते हैं? पंच तत्वों से ही मिलके बनते हैं। और ये त्रिदोष किसके अकॉर्डिंग है? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? तो क्या होगा कि जब आकाश और वायु मिलेगी, ये दो पंच तत्व जब आपस में मिलेंगे तो ये कौन सा एक दोष बनाएंगे? वात। ठीक है। अब मान लो जल और अग्नि मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? पित्त। और जल और पृथ्वी मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? कफ। क्लियर ये? अब इनकी जो एनर्जी होती है, ये तीन दोष तो बन गए, अब इनकी जो फिजियोलॉजी है वो भी अलग अलग होती है। तो यहाँ एक स्लाइड में आप लोग को मैंने फिजियोलॉजी भी बताई है। देखिए ये जो वात है ये कौन सी एनर्जी है? एनर्जी ऑफ मूवमेंट। मतलब ये जैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, अब जैसे आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स में इम्पल्स हो रहे हैं, या जितने नर्व्स हैं उनमें जिन चीजों में भी गति हो रही है, प्रवाह हो रहा है, उन चीजों, वो चीजें कौन सी एनर्जी से उनकी फिजियोलॉजी चलेगी? वात।
तो वात जो है वो एनर्जी ऑफ मूवमेंट है, ठीक है। जब हम पित्त की बात करते हैं तो ये एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब जहां भी चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वहां पित्त काम आएगा। जैसे हमने जो भोजन किया उस भोजन में मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो जो भोजन है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? पित्त। तो जहां भी ये कन्वर्शन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वहां पर कौन सा दोष काम करेगा? पित्त। और सबसे आखिरी है कफ। तो जो कफ है ये एनर्जी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी है, मतलब जितनी चीजों से भी हमारी जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी बनी है, तो वो एक फ्रेमवर्क है ना। उसका फ्रेम का बेस क्या है? स्केलेटन। जितनी भी बोन्स हैं बॉडी में, जितने भी ज्वाइंट्स हैं, वो सारा उसका बेस है। उसके ऊपर मसल्स और उसके ऊपर स्किन। तो जितनी भी ये इनसे रिलेटेड चीजें हैं, जैसे ज्वाइंट्स में मूवमेंट के लिए लुब्रिकेशन चाहिए, है ना, या आप खड़े हो सकें उसके लिए आपकी रीढ़ की हड्डी में स्टेबिलिटी चाहिए। ये सारी चीजें के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? कफ से। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर जो ये त्रिदोष हैं, ये तीन एनर्जी को तीन एनर्जी के लिए हैं। फर्स्ट जो बात है वो एनर्जी ऑफ मूवमेंट, सेकंड जो पित्त है वो एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और जो थर्ड कफ है वो एनर्जी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। ठीक है। अब इसके बाद इनके, चूंकि ये जो एनर्जी जिसके पास जो एनर्जी है उससे रिलेटेड ही इनकी फिजियोलॉजी होगी, उन्हीं फिजियोलॉजी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो त्रिगुण है ये पंच तत्वों से भी जुड़ते हैं, जो अभी हमने पहले पढ़ा था। कैसे? आकाश वायु वात, अग्नि जल पित्त और जल और पृथ्वी कफ, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है। अब इनके गुण भी होते हैं, त्रिगुण होते हैं प्रकृति में, हर जगह रहते हैं, जो सत रज तम हर चीज में होते हैं। तो यहाँ पर वात का क्या हो जाएगा? सत हो जाए, सत और रज। ठीक है, क्योंकि आकाश का सत गुण है, वायु का रज है। तो वात के गुण क्या क्या हो जाएंगे? सत और रज। वहीं पित्त में क्या रहेंगे? तीनों गुण रहेंगे, सत रज तम। क्योंकि अग्नि में सत और रज होता है, जल में सत और तम होता है। तो यहाँ पर पित्त में तीनों गुण प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन कफ में फिर दो गुण आ जाएंगे, सत्व और तम। यहाँ पर रज गुण का अभाव रहेगा। ठीक है। तो इस तरह ये जो तीनों दोष हैं ये पंच महाभूत और गुणों से कोरिलेट होते हैं। अब यहाँ पर गुण और दोषों को कैसे होता है? तो अगर मान लीजिए त्रिदोष बैलेंस है तो शरीर में कौन सा गुण रहेगा? सत्व गुण। या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब तक सत्व गुण की तरफ हम जा रहे हैं तब तक तीनों दोष बैलेंस रहेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई रजस गुण वाला जाता तो उसमें क्या क्या चीजें बढ़ जाएंगी? वात और पित्त। और अगर कोई तमस गुण में जा रहा है तो उसका कफ वाला जो पोर्शन है वो असंतुलित हो जाएगा, क्योंकि कफ हमेशा आलस और लिथार्जिक होना इन सबको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? क्या हुआ सुप्रिया जी, नहीं क्लियर हो रहा क्या? मुस्कुराने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो एकदम क्लियर हो रहा है या बिल्कुल नहीं हो रहा। मैम यही सबसे डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, हाँ, इसको बार बार पढ़ेंगे ना तो भी समझ में आएगा। एक दो बार हो जाएंगे। तो अब जैसे वात है तो ये किस किस से बना? आकाश और वायु से बना। अब आकाश और वायु से बना तो इसको अपन ये देख लेते हैं, ये क्या करता है? मूवमेंट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जितनी भी इससे वात पित्त से जो भी चीजें, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है, लिम्फ सर्कुलेशन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिन सर्कुलेशन है, ये सारे मूवमेंट्स किससे करेगा? ये यही करेगा। अब इसके असंतुलन के लक्षण क्या क्या होंगे?
शारीरिक रूप से क्या होंगे कि बहुत स्किन ड्राई हो जाएगी। अब चूंकि ये सर्कुलेशन ये करता है तो कॉन्स्टिपेशन भी होगा क्योंकि खाने का मूवमेंट नहीं होगा। फील कोल्ड, ठंड लगेगी, बेचैनी लगेगी, ऐसा लगेगा कि नींद नहीं आ रही है, ये इसके शारीरिक लक्षण होंगे। मानसिक क्या होंगे कि बहुत चिंता रहेगी, बिखार, जो विचार हैं वो फोकस्ड नहीं होंगे, मतलब कंसंट्रेशन आपका डाउन हो जाएगा और नर्वसनेस लगेगी। ये इसके असंतुलन के लक्षण हैं, ठीक है। और वहीं इसको संतुलित करने के लिए हम आहार से संतुलित कर सकते हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करना है, डाइट में गर्म पका हुआ तेली पौष्टिक जैसे सूप वगैरह है वो खाना चाहिए, घी खाना चाहिए और एक नियमित दिनचर्या करनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत एक्टिव होते हैं, जिनको आराम करने का ध्यान नहीं रहता, तो इनको अपने रेस्ट पर विशेष ध्यान देना चाहिए, योग या कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जब वात संतुलित हो जाएगा तो उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे कि चूंकि ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सभी बहुत अच्छे रहेंगे। मेंटल क्लियरिटी रहेगी, फोकस्ड रहेगा, क्योंकि जब ये हट रहा है तो विचार बिखर रहे हैं, तो अब यदि ये संतुलित है तो विचार बहुत केंद्रित रहेंगे और यहाँ पर बहुत स्थिर और आरामदायक स्थिति रहेगी, मतलब आपका मन भी शांत रहेगा, आप जो काम करेंगे उसको एकाग्रता के साथ कर पाएंगे। अब पित्त को हम देखें तो पित्त किससे बन रहा है, जल और अग्नि से। तो ये जो जल और अग्नि है ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पर इसके क्या सिम्टम होंगे कि जिसका पित्त संतुलित है उसकी बहुत स्ट्रांग और शार्प होगा, बुद्धि बहुत तीव्र होगी, उसका डाइजेशन अच्छा होगा, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, उसमें लीडरशिप के गुण होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, क्लियरिटी होगी और एथलीट्स की बॉडी ये बिल्डअप करेगा, ठीक है। अब जब ये असंतुलित होगा पित्त तो क्या होगा, चूंकि ये डाइजेशन पर मेन काम कर रहा है तो सबसे पहले तो क्या होगा कि डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, जैसे एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या फिर कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन, ये सारी चीजें होंगी। और जब डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो स्किन पे इफेक्ट आता है, तो स्किन से रिलेटेड बीमारी होंगी और अंदर से बहुत अधिक गर्मी फील होगी। अब वहीं पर मेंटल और इमोशनल क्या होगा, आप देखें कि कई बार डाइजेशन गड़बड़ होता तो क्या होता है, सबसे पहले हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेशन लगने लगता है, क्रोध अधिक आने लगता है ना, और हम बहुत जो हमारा एक संतुलित और धैर्य वाला व्यवहार होता है वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद आलोचना और क्रिटिसिज्म हम करने लगते हैं। वहीं हम हमारे सेंसरी में क्या फर्क पड़ता है, हम प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं और आंखें जो हैं वो थोड़ी लाल हो जाती हैं, आंखों पे लालिमा आ जाती है, जिनका पित्त बढ़ा हुआ होता है। अब इसको संतुलित कैसे करें, तो आहार, अब इसमें पित्त में वात के बिल्कुल अपोजिट आहार लेना है। कैसे लेना है, ठंडे हाइड्रेटिंग खाद्य पदार्थ लें और कुछ मीठे फल भी ले सकते हैं, खीरा, नारियल पानी, ये सब बहुत अधिक कंज्यूम करें। बचना किससे है, तीखे, खट्टे, नमकीन, बहुत मसालेदार, तले हुए, प्रोसेस्ड फूड, कैफीन, रेड मीट, शराब, इनसे हमको बचना है। और लाइफ स्टाइल तो हमेशा वही है कि एक डेली रूटीन, एक सिस्टमैटिक हो, जिसमें योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम, इन सब का भी समावेश हो। और यहाँ पर चूंकि अंदर से गर्मी बढ़ती है तो हम उसे कूल डाउन करने के लिए कुछ हर्ब्स भी ले सकते हैं, जैसे हम छाछ ले लेते हैं अक्सर, या आम का पना ले लेते हैं। तो इस तरह के कुछ हर्बल जो है वो उपचार भी हम कर सकते हैं। मैम एक चीज बताइए, इसमें ये जो जैसे त्रिदोष है तो ये बॉडी टाइप के हिसाब से होंगे, बट ये सीजन के हिसाब से भी तो होते होंगे ना कुछ इसमें, मतलब अगर देखिए, कोई। डिपेंड ये करता है ना कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं सीजन में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब सीजन चेंज होता है तो कई लोगों की स्किन बहुत ड्राई होने लगती है,
क्यों? क्योंकि उनकी ऑलरेडी ड्राई थी, तो सीजन चेंज हुआ तो और ड्राई होने लगी। लेकिन जिनकी ऑयली रहती है उनकी बैलेंस हो जाती है। तो यही चीज इस पे भी है कि जिसका मान लीजिए गर्मी आ रही है और जिसका पित्त प्रधान है, तो उसको अंदर से और अधिक गर्मी लगने लगेगी और अधिक डाइजेशन में प्रॉब्लम आने लगेगी। और कभी उसने ऐसा गर्म खाना और ये सारी चीजें मान लीजिए बहुत अधिक तेल वाली ये चीजें ले ली, तो उसके अंदर की गर्मी और बढ़ जाएगी। तो सीजन का भी असर पड़ता है, लेकिन यदि वही मान लीजिए कोई कफ प्रधान है तो उसके लिए तो गर्मी बहुत अच्छी होगी। तो ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति में कौन सा दोष है, उसकी तासीर कौन सी है, उस हिसाब से सीजन का इफेक्ट। ठीक है, यहाँ कफ में आते हैं तो कफ जो है वो पृथ्वी और जल को मिलके बनता है। और ये जो है, इसकी जब भी ये संतुलन की स्थिति में होता है तो क्या होगा? शक्ति, धैर्य, करुणा, मतलब आपके विचार बहुत अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आप इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, शांत रहेंगे, आप में सहन शक्ति, पेशेंस बहुत अधिक होगा और आपका शरीर बहुत मजबूत होगा, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी और मानसिक शक्ति भी बहुत अच्छी होगी। ये सब कब होगा? जब आपका कफ जो है वो बैलेंस होगा। वहीं जब ये असंतुलित हो जाएगा, इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा कि आपको बहुत डलनेस लगेगी, बहुत सुस्ती लगेगी, हमेशा ऐसा लगेगा कि सोते रहें, वेट बढ़ जाएगा, फैट डिपॉजिट हो जाएगा, फिर इमोशनल भी डलनेस लगेगी, बहुत अधिक डिप्रेशन, या ऐसा लगेगा कि सब चीज़ों से विड्रॉ कर लें, उदासीनता लगेगी। फिर इसके बाद में नौशिया, बहुत अधिक सलाइवेशंस और भूख न लगना, ये चीजें यहाँ पर होंगी। अब इनको आहार से कैसे संतुलित करें? तो भारी, तेली, ठंडे और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। अधिक मात्रा में डेयरी उत्पाद, तले हुए खाद्य पदार्थ, बहुत अधिक चीनी, अधिक भोजन से बचें या कम करें। विशेष रूप में रात में बहुत ही लाइट फूड लें। और खाना कैसे? आपको हल्के सूखे खाद्य पदार्थ, तीखे, कड़वे और कसेले स्वाद वाले खाद्य पदार्थ जो हैं, इसमें इसको बैलेंस करने में अधिक लेना है। ठीक है, तो बस आपको क्या देखना है कि पंच तन्मात्राएं क्या है, पंच तत्व क्या है, वो आपस में कैसे कोरिलेट हैं। फिर उसके बाद में त्रिदोष क्या है, वो पंच तत्वों से कैसे कोरिलेट है। और वो जो त्रिदोष हैं, वो जब संतुलित होते हैं तो क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, वो जब असंतुलित होते हैं तब उसके क्या लक्षण होते हैं, और उनको हम संतुलित कैसे कर सकते हैं। अब क्लियर हो गया होगा? और अगर बहुत स्ट्रेस आ रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दें, आपके पास चॉइस रहेगी, क्योंकि है ना। तो आप अगर ये पॉइंट पॉइंट भी लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैम पंच महाभूत को इंडेक्स में नहीं लिख के अगर हम उसको टेबल में लिख दे तो? जैसे टेबल अभी आपको स्लाइड में दिखाया था, हाँ वैसा भी हाँ, लिख उस सकते टाइप से टेबल में। हैं, वो भी लिख सकते हैं।